अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स और आप देख रहे हैं स्पेशल किस्म की वीडियोस टैक्स दोस्ती फ़ैन मोस्ट वांटेड वीडियोस। और इसमें हम जो है एक पर्टिकुलर सेक्शन इनकम टैक्स का देखेंगे और वो सेक्शन है सेक्शन 149 सैलरी का, जिसका ताल्लुक़ है डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स या जिसको कॉमनली लोग विद होल्डिंग टैक्सेस कहते हैं। तो विद होल्डिंग टैक्सेस का जो सेक्शन है या डिवीज़न है उसमें सबसे पहले या जो सेक्शन आता है वो सेक्शन 149 आता है सैलरी। और इसके अलावा एडवांस टैक्स के सेक्शंस हैं। उसके अलावा 230 के बाद ऐसे सेक्शंस आते हैं जहाँ पे विद होल्डिंग होती है, लेकिन विद होल्डिंग से मुराद ये सेक्शंस होते हैं। तो जैसे हमने प्रॉमिस किया था और कि आप लोग जो टैक्स दोस्ती फ़ैन्स हैं उनको जिस सेक्शन की भी डिटेल्ड जो है डिस्कशन चाहिए, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप हमें फ़ाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आज जैन सपोर्ट कर रहे हैं फ़ाइनेंशियली इस्लामाबाद से, और उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि जो सैलरी पे विद होल्डिंग होती है वो किस किस शख्स ने करनी होती है, सैलरी की विद होल्डिंग का मकसद क्या है, अगर ना हो तो कैसे करेंगे। तो वो सारी बातें जो हैं आज हम डिस्कस करेंगे विद होल्डिंग के सेक्शन में। आप इसमें मोस्ट वांटेड वीडियोस के पार्ट में सेक्शन 149 के हवाले से 3 पार्ट्स देखेंगे। आज हम इस सेक्शन को देख लेंगे, कल फिर हम सैलरी का जो ओरिजिनल सेक्शन है सैलरी क्या होती है उसको देखेंगे, और उससे अगली वीडियो में रेट्स वगैरह, ताकि आपको कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए, किसी किस्म की भी कन्फ्यूजन आपको ना रहे जब आप एज ए विद होल्डिंग एजेंट विद होल्डिंग करते हैं सैलरी की। तो सेक्शन 149 है, टाइटल उसका सैलरी है, और चूँकि वो उस पार्ट का हिस्सा है जिसमें विद होल्डिंग होती है तो हम विद होल्डिंग की बात करें। यहाँ लिखा है एवरी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर, इसका मतलब है कि वो कह रहा है कि इस अमेंडमेंट से पहले, ये अमेंडमेंट कुछ साल पहले हुई है, इस अमेंडमेंट से पहले यहाँ लिखा हुआ था एवरी एम्प्लॉई। तो बेसिकली तो ये सेक्शन जो है हर एक एम्प्लॉई पर इम्प्लीमेंट होता है, लेकिन कभी कभार लोग जो है टैक्स बचाने की पॉइंट ऑफ व्यू से ख़ुद अपने एम्प्लॉइज़ को पेमेंट नहीं करते, बल्कि कॉन्ट्रैक्टर यानी एचआर कंपनीज़ हायर कर लेते। तो एक क्वेश्चन रेज हुआ था कि एचआर कंपनीज़ तो एम्प्लॉयर्स नहीं है, वो तो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, तो वो डिडक्शन करेंगे कि नहीं। तो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पे पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर का वर्ड मतलब आ गया, जिसका मतलब ये बनता है कि हर वो शख्स जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर पेइंग सैलरी टू दी एम्प्लॉई। शेल का वर्ड जो है इससे मुराद है कि फिर वो ये काम करेगा, लेकिन पहले इस पर गौर करें कि एवरी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग सैलरी टू एन एम्प्लॉय। तो अब ये डायरेक्टली आपका एम्प्लॉयर भी हो सकता है एक्सक्यूज़ मी, और इनडायरेक्टली कॉन्ट्रैक्टर्स हो सकते हैं, या आपकी एसोसिएट कंपनीज़ या बिजनेसेस हो सकते हैं। हो सकता है आप जॉब एक जगह पे करते हो और सैलरी आपको किसी और से मिलती हो जो आपस में एसोसिएट्स हों, यानी कि उनके कॉमन ओनर्स हों वगैरह। तो हर सिनेरियो को केटर करने के लिए ये लफ्ज़ यहाँ डाल दिया गया, और अभी भी शायद हो सकता है कोई ऐसा सिनेरियो हो जहाँ पर जो पेमेंट है इस पे विद होल्डिंग ना हो। और उस हवाले से मैं एक क्वेश्चन आपके पास छोड़ जाता हूँ जो अगले पार्ट्स में हम सॉल्व करेंगे, कि क्या जो डायरेक्टर है वो कंपनी से जो सैलरी लेता है तो उस पर विद होल्डिंग होनी चाहिए कि नहीं। अच्छा, अब वो कह रहा है एवरी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग सैलरी टू एन एम्प्लॉई। तो ये तो सोल प्रोप्राइटर बिजनेस हो, आपका पार्टनरशिप बिजनेस हो, आप गवर्नमेंट हो, पर्सन की डेफिनेशन आपको याद होगी कि पर्सन से क्या मुराद है। सेक्शन में पर्सन में गवर्नमेंट भी आती है, फॉरेन गवर्नमेंट भी आती है, कंपनी भी आता है, ट्रस्ट, एनजीओ, सारे पर्सनस उसमें आ जाते हैं, यूनिवर्सिटी, एओपी, पार्टनरशिप बिजनेस। तो जो शख्स भी देगा, तो इसका मतलब है कि विद होल्डिंग हर एक शख्स ने करनी होती है। नॉर्मली यहाँ गलत ख्याल ये होता है, और उसकी वजह है जब हम सेक्शन 153 करेंगे कि सिर्फ कंपनीज़ ने या गवर्नमेंट ने या एनजीओज़ ने विद होल्डिंग करनी है। इवन सोल प्रोप्राइटर भी विद होल्डिंग करेगा। और अगर आप सोल प्रोप्राइटर नहीं भी हैं, सपोज़ करें आपके पास 4-5 एम्प्लॉइज़ हैं जिनको आप सैलरी दे रहे हैं, तो आपने, अगर आप रजिस्टर्ड हैं एफपीआर के साथ, आयरस पे ई इनरोल्ड है, तो आपको टैक्स डिडक्शन करनी है। तो फिर क्या करेगा, तो इसमें हर एक पर्सन शामिल हो जाता है, और सैलरी पे करते वक्त
एट द टाइम ऑफ पेमेंट। ये भी इंटरेस्टिंग है। कभी कभार ये होता है कि किसी एम्प्लॉय को आप एडवांस सैलरी भी दे देते हैं, तो उस टाइम आप विद होल्डिंग कर लेंगे, बेशक उसको आप 6 महीने का एडवांस दे रहे हो, लेकिन आपने विद होल्डिंग करी। कभी कभार आप फैक्ट्रियों में ऐसा होता है जो बिजनेसेस बंद हो रहे होते हैं या क्लोज़ हो रहे हैं, वहाँ ऐसा होना शुरू हो जाता है कि सैलरीज लेट मिलना शुरू हो जाती है। तो फिर जिस महीने में मिलती है, आपने उस महीने में डिडक्ट करना है टैक्स फ्रॉम द अमाउंट पेड एट द एम्प्लॉयज़ एवरेज रेट ऑफ टैक्स कंप्यूटेड। ठीक है जी। तो फिर आपने क्या करना है, फ्रॉम द अमाउंट पेड, जो अमाउंट पे हो रही है उस एम्प्लॉय को, अब पेड एट द एवरेज रेट ऑफ कंप्यूटेड टैक्स एट द रेट स्पेसिफाइड इन डिवीजन 1 ऑन द एस्टिमेटेड इनकम ऑफ द एम्प्लॉय चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी फॉर द टैक्स ईयर इन विच द पेमेंट इज़ मेड। अब आफ्टर मेकिंग, इसको बाद में देखेंगे। ये जो पूरा जुमला है इसको गौर से देखें, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें टैक्स डिडक्शन होनी है, ठीक है जी, इनकम टैक्स डिडक्ट होना है, जो अमाउंट एट द एम्प्लॉयज़ एवरेज रेट ऑफ टैक्स। एवरेज रेट ऑफ टैक्स के बारे में यहाँ नीचे गाइडेंस दी हुई है। यानी आप इस वक्त सब सेक्शन 1 देख रहे थे। सब सेक्शन 1 में जहाँ एवरेज रेट ऑफ टैक्स का जिक्र किया गया है, वहाँ उसका फार्मूला यहाँ दिया हुआ है ए एंड बी में, और उसकी जो डिवीज़न है, मतलब उसका जो रेट्स हैं, वो फर्स्ट शेड्यूल में दिया हुआ है। तो अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल टैक्स दोस्ती फॉलो कर रहे हैं, तो अभी हमने इन वीडियो से फ़ौरन पहले जून 2021 में हमने कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्री स्टार्ट की थी। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सारा समझाया था, उसके अंदर हमने ये सेक्शन भी कवर किया था, और उसमें जो इस साल में चेंजेस आए, ना सिर्फ वो जो आपको यहाँ कहीं रेड टेक्स्ट में नज़र आएंगे इस सेक्शन में, तो इस साल में सिर्फ ये जो कोई चेंजेस नहीं है, ये तो अगला सेक्शन शुरू हो गया। तो ये रेड टेक्स्ट भी समझाया, और जो ब्लैक टेक्स्ट में एग्जिस्टिंग कानून था वो भी हमने समझाया आपको। तो वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम जो हमारे टैक्स दोस्ती फैंस हैं, उनके मोस्ट वांटेड वीडियोस के हिसाब से इस सेक्शन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैन जो इस्लामाबाद से, जिन्होंने हमें जो है फाइनेंशियली सपोर्ट किया है इस वीडियो के लिए, उनकी रिक्वेस्ट पे और आप सब लोगों के बेनिफिट के लिए इसको डिटेल में देख रहे हैं, ताकि जब आप ख़ास तौर पे एज न्यू अकाउंटेंट्स, और आप जब कहीं पे नई न्यू जॉब स्टार्ट करते हैं, तो सैलरीज़ चूँकि हर जगह पे होती हैं, आपकी अपनी भी सैलरी होती है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इंटरव्यू के हवाले से भी और वैसे भी। तो हम बात कर रहे थे कि आपने डिडक्ट करनी है फ्रॉम द अमाउंट पेड एट द एम्प्लॉयज़ एवरेज रेट ऑफ टैक्स। एवरेज रेट ऑफ टैक्स आप इस तरह कैलकुलेट करेंगे, वो कहता है सब सेक्शन 2 में कि एवरेज रेट ऑफ टैक्स ऑफ एन एम्प्लॉई फॉर अ टैक्स ईयर फॉर द पर्पस ऑफ सब सेक्शन 1, ऊपर वाले सेक्शन के लिए, शैल बी कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग फार्मूला। तो पहले मैं आपको जल्दी से बता दूं बेसिकली फार्मूला क्या है। बेसिकली आपने देखना है कि कितना टैक्स डिवाइडेड बाय जो है उसकी टैक्सेबल इनकम कितनी थी, लेकिन किस साल की। ये साल जैसे इस वक्त टैक्स ईयर 2022 चल रहा है, और आपका कोई आपने सैलरी पे डिडक्शन करनी है, या ये आप वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं किसी भी टैक्स ईयर के लिए, टैक्स ईयर 23 है, 24 है, और अगर ये लॉ चेंज नहीं हुआ इसी तरह है, तो फिर आपने ए और बी क्या होगा, ए ऊपर आएगा टैक्स, नीचे आएगा टैक्सेबल इनकम, तो आपके पास रेशो आ जाएगी। सपोज़ करें आपने 10 रुपये टैक्स दिया था, 100 आपकी टैक्सेबल इनकम थी, तो 10% आपका एवरेज टैक्स रेट बन जाएगा। याद रखें कि विद होल्डिंग करना सैलरी से आपकी, आपके बिज़नेस की, या एज एन एम्प्लॉयर या एज ए पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग सैलरी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन जो है पूरा टैक्स एग्जैक्ट करेक्ट टैक्स काटना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इसलिए यहाँ पे एवरेज रेट ऑफ टैक्स की बात हुई है, और वो ऐसे कैलकुलेट होगा कि ए से मुराद जो है वो है टैक्स दैट वुड बी पेबल इफ़ द अमाउंट रेफर टू इन कंपोनेंट बी ऑफ द फार्मूला वर द एम्प्लॉयज़ टैक्सेबल इनकम फॉर द ईयर। सिंपल बात वो ये कर रहा है कि आपने जो है ए जो है कैलकुलेट करना है बी के बेसिस पे। बी क्या चीज़ है, बी इज़ द एम्प्लॉयज़ एस्टिमेटेड इनकम अंडर द हेड्स सैलरी फॉर द ईयर। तो बेसिकली जो है ना, आपके पास अब आपको पता है आपका टैक्स ईयर जुलाई में स्टार्ट होता है, जुलाई हर महीना, टैक्स ईयर 2022 है, तो जुलाई 2021 में
आपका टैक्स ईयर 2022 शुरू हो गया। अब आपकी जुलाई की जो पेमेंट है नॉर्मली वो आप हो सकता है जुलाई के महीने के एंड पे करें, या आप उसको अगस्त में करें, या हो सकता है शुरू में किसी वजह से आप कर रहे हो तो जुलाई की सैलरी पे आपने विद होल्डिंग करनी है। अब ये फार्मूला ये बताता है कि आप अज्यूम करेंगे कि ये एम्प्लॉई आपके साथ सारा साल आपके साथ रहेगा। अब आपको पता तो नहीं है कि वो अगले महीने चला जाए या पूरा साल रहे। तो अगर उसकी सैलरी 1 लाख रुपए है तो 1 लाख रुपए के ऊपर, या हम कह देते हैं कि जी 1 लाख रुपए उसकी महीने की सैलरी है, तो आप अज्यूम करेंगे कि वो 12 लाख जो है ना सैलरी आपसे लेगा। तो ये बी, ये जो दरमियान में डिवाइड का साइन है, बी में आप 12 लाख लिख देंगे। अब अगर आप जाएंगे फर्स्ट शेड्यूल में, और फर्स्ट शेड्यूल में 12 लाख की जो है अमाउंट देखेंगे, हम देख लेते हैं जी, गो टू पेज कर लेते हैं, गो टू पेज नंबर 350, और इसमें हम देख लेते हैं कि हम कहाँ पे खड़े हैं। अभी हम तो फर्स्ट शेड्यूल की तरफ जाके हम देख लेते हैं कि जी सैलरीड पर्सन की जो है वो क्या रेट होगा। अच्छा जी, ये जो हमारे पास सेक्शन, ठीक है। इसके बाद आपने एवरेज रेट देखना है। ये थोड़ी सी स्क्रोलिंग से आंखें ख़राब होंगी आपकी तेज़ तेज़, तो स्क्रीन से उस तरफ देख लें। ये आ गया जी फर्स्ट शेड्यूल, और इसमें ये वाला टेबल नहीं बल्कि ये वाला टेबल, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है क्लियरली कि सैलरीड पर्सन के लिए ये टेबल यूज़ होगा। तो 12 लाख एग्जैक्ट आपने कैलकुलेट की। 12 लाख पे कितना बनता है, तो कहता है 6 लाख तक तो 0% है, 6 लाख और 12 लाख के दरमियान 5%। तो जो है आप उस पर कैलकुलेट करेंगे। तो अगर आप कैलकुलेटर में निकाल लें जी 12 लाख पे 6 लाख पर 5%, 6 लाख रुपए मल्टीप्लाइड बाय 5%, तो 30,000 रुपीज़ जो है ना वो बन जाएगी। क्योंकि 12 लाख में से पहले 6 लाख एग्जाम्प्ट है, वो हमेशा होंगे, चाहे 18 लाख की बात हो रही हो 25 लाख की, पहले 6 लाख एग्जाम्प्ट होंगे, यानी 50,000 फर्स्ट 50,000 जो होंगे वो ऑफ एवरी मंथ वो एग्जाम्प्ट होंगे, उससे ऊपर पर टैक्सेबल होगा। तो चूँकि हमारे केस में 50,000 नहीं बल्कि 1 लाख एक महीने की सैलरी है, तो पहले 50,000 पे तो 0% टैक्स है। जो रिमेनिंग 50,000 है, यानी कि जो 6 लाख और 12 लाख के दरमियान की फ़िगर है, उस पर आपने 5% कैलकुलेट करना है, तो 30,000 आता है। फिर 30,000 को आपने डिवाइड करना है 12 से, तो आपके पास 2,500 आ जाएगा। ठीक है जी। अब हम वापस जाते हैं अपने पेज पे 250, ठीक है जी, और देखते हैं। तो इस तरीके से 2,500 जो है आपने उसमें से माइनस करना, आपने हर महीने उसकी सैलरी से डिडक्ट करना है। तो ये है ए बी का फार्मूला। हम सेक्शन 149 में वापस जाते हैं और इसको असेंबल करते हैं। मतलब हमने उसके डिफरेंट पार्ट्स देख लिए। ये एडवांस टैक्स की बात थी। अब जो है ना इसमें यहाँ पे 147 और इसके बाद 148 इंपोर्ट से रिलेटेड है। 149 में हम आ जाएंगे, यानी कि हम टैक्स एट सोर्स काट रहे सैलरी। तो यहाँ ए में आप 30,000 लिखेंगे और बी में आप लिखेंगे 12 लाख। तो आपके पास परसेंटेज आ जाएगा। तो मैं लिखता हूँ 30,000 ए की जगह लिखता हूँ, डिवाइडेड बाय बी जो है वो 12 लाख है। ठीक है जी। तो मेरे पास 0.025 आ जाएगा। 0.025 के हिसाब से मैं 1 लाख उसकी मंथली सैलरी है, उससे जब मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे फार्मूला बताएगा कि मैंने इसकी सैलरी से 2,500 रुपीज़ जो है हर महीने काटने, क्योंकि आपने अज्यूम किया कि वो पूरा साल रहेगा। अब सपोज़ करें वो चला जाता है, तो फिर आपने अपनी तरफ से लॉ की रिक्वायरमेंट पूरी कर लिया। हर महीने की आपने हर महीने में एवरेज रेट ऑफ टैक्स काटना है। अच्छा, अब ये सेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, इसको दोबारा से हम देखते हैं। इसके अंदर पहला पार्ट ये था कि ऑलमोस्ट हर शख्स जो पाकिस्तान में है वो जब अपने एम्प्लॉइज़ को सैलरी देगा तो वो विद होल्डिंग करेगा। वो पैसे फिर विद इन 7 डेज़ गवर्नमेंट के ख़जाने में जमा करेगा और क्वार्टरली बेसिस पर, टैक्स ईयर 2022 की बात हो रही है, आपने इसको फिर जो है क्वार्टरली विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स फाइल करनी है आईरस पे,
ताकि बताना है गवर्नमेंट को कि मैंने 3 महीने में इन एम्प्लॉइज़ से इतना इतना टैक्स काटा और इतनी इतनी सैलरी थी। इस तरह वो लोग भी फिर जो है उनको भी साल के बाद टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी और आप भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर लेंगे। दूसरा जो सेक्शन था उसमें बता रहा था कि जी आपने डिडक्ट करना है एम्प्लॉइज़ का जो एवरेज रेट ऑफ टैक्स है, उसके हिसाब से जो डेटा हमने फर्स्ट शेड्यूल में या डिवीज़न 1 पार्ट 1 से लिया, और हम एस्टिमेटेड इनकम के बेस पर वो एस्टिमेट जो सैलरी के हेड के नीचे हमने उसके पूरे साल का एस्टिमेट किया, उसके हिसाब से हम जो है उसको पेमेंट करेंगे और उसमें हम डिडक्शन करेंगे आफ्टर मेकिंग। अब ये तीसरा पार्ट है। अगर आप ये पेपर पर कर रहे हैं तो ये जो पहला है एवरी पर्सन जो है, इसको आप जो है इस तरह हाईलाइट कर सकते हैं कि एवरी से लेके यहाँ एम्प्लॉई तक। फिर शेल ये दूसरा पार्ट है, एट द रेट इधर से लेके इज़ मेड तक। फिर तीसरा पार्ट है एवरी आफ्टर मेकिंग adjustment of tax withheld from employee under other heads and tax credit admissible under section 61, 62, 63 and 64 during the tax year after obtaining documentary evidence as may be necessary। तीसरा पार्ट ये कहता है कि आपने इनिशली जब यहाँ पर कैलकुलेट किया कि इसकी टोटल साल की सैलरी 12 लाख होगी और उस पर 30,000 टैक्स बनेगा, तो आप हर साल के स्टार्ट में जुलाई में अपने एम्प्लॉइज़ को लेटर लिख सकते हैं कि ये बताएं कि पिछले साल आपसे कोई टैक्स एडवांस में डिडक्ट हुआ था जो आपकी पिछले साल की टैक्स लाइबिलिटी में रिफ़ंड के तौर पे शो हो रहा है या ओवर एंड अबव डिडक्ट हुआ था। तो वो अगर कहते हैं यस, तो उसका डॉक्यूमेंट आप मंगा सकते हैं उनसे, जहाँ यहाँ लिखा है, और मंगाना भी चाहिए। ज़ुबानी बात करने का तो फिर आप ही को नुकसान होगा। आपको टैक्स वाले ऑडिट विद होल्डिंग ऑडिट करते हुए वो कहेंगे जी आपने कम डिडक्ट किया है, तो आपके पास जब डॉक्यूमेंट होगा। और इस तीसरे पार्ट का जो सही आंसर है वो ये है कि एक डॉक्यूमेंट आप गूगल कर सकते हैं, वो होता है एम्प्लॉई डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, और वो एफबीआर वालों ने एक ज़माने में बनाया था। अब आपको एफबीआर की वेबसाइट पर तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा, लेकिन गूगल में अगर आप सर्च करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा। और वहाँ पर एक तो ये जो सेक्शंस हैं 61, 62, 64 तक, ये तो मुख्तलिफ टैक्स क्रेडिट्स हैं जो अगर उसने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की हो, अगर उसने हेल्थ इंश्योरेंस ली हो, उसने कुछ और एक्टिविटीज़ की हो, डोनेशन दी हो, ये 61 डोनेशन का है, 62 इस तरह इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है, 63 हेल्थ इंश्योरेंस और इस तरह की चीज़ें, तो अगर वो की हैं तो उसके बेसिस पर भी आप उसका डिडक्शन फिर 30,000 से कम करेंगे, क्योंकि 30,000 में से आप ये टैक्स क्रेडिट की अमाउंट माइनस कर लेंगे। ये थोड़ा टेक्निकल है तो इस पे आपको सोचना पड़ेगा। बाकी जो अमाउंट उससे डिडक्ट हुआ है एडवांस टैक्स के तौर पे, जिसका वो डॉक्यूमेंट लाएगा, वो एम्प्लॉयर्स जो डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट है उसमें बस सिर्फ 2-3 अमाउंट्स हैं जो एडवांस टैक्स के तौर पे डिडक्ट हुई हों, जैसे मोबाइल और इंटरनेट है, और 1-2 और सेक्शंस हैं उस डॉक्यूमेंट के ऊपर आपको मिलेंगे, तो वो आप अलाउ कर सकते हैं। वो अमाउंट्स माइनस करने के बाद 30,000 में से जो आपने एस्टिमेट किया था, उसके बाद रिमेनिंग को वही आप 12 लाख से डिवाइड करके उसका एवरेज टैक्स रेट फिर 0.025 नहीं आएगा, उससे कम आएगा, उसके बेस पर आप जो है ये कर सकते हैं। तो इस तरीके से जैसे मोस्ट वांटेड वीडियोज़ में आपने डिमांड की थी कि डिटेल्ड में बात करें, तो यहाँ पर हमने आपको इस बड़े इम्पॉर्टेंट विद होल्डिंग सेक्शन के 3 टेक्निकल पार्ट्स बता दिए कि जी एक पार्ट क्या बता रहा है किसने डिडक्शन करना है, दूसरा पार्ट तरीका बता रहा है क्या डिडक्शन करना है, और तीसरा टैक्स पेयर को बेनिफिट दे रहा है कि उससे उसका एम्प्लॉयर ओवर डिडक्ट ना कर दे। ठीक है जी। अब ये वो कहता है फॉर टैक्स विदहेल्ड फ्रॉम एम्प्लॉय अंडर दिस ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, एनी एक्सेस डिडक्शन और डिफिशेंसी अराइजिंग आउट ऑफ एनी प्रीवियस डिडक्शन और फेलियर टू मेक डिडक्शन ड्यूरिंग द ईयर। ये जो है यही थर्ड पार्ट का ये पार्ट कंटिन्यू हो रहा है कि टैक्स विदहेल्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय अंडर दिस ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द टैक्स ईयर। तो यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आप मंगा सकते हैं जो टैक्स उससे विदहेल्ड हुआ, लेकिन जो है नॉर्मली कुछ ही एडवांस टैक्सेस हैं प्रीवियस ईयर के जो आप उस एम्प्लॉयर को देख के अपनी टैक्स लाइबिलिटी को कम या अपनी टैक्स डिडक्शन को कम कर सकते हैं। ठीक है जी। थोड़ा सा स्ट्रक्चर हम और देखते हैं। ये 1 है,
फिर ये 2 कह रहा है एनी एक्सेस डिडक्शन और डिफिशेंसी अराइजिंग हो, ठीक है। एनी एक्सेस डिडक्शन का तो मतलब ये हुआ कि प्रीवियस ईयर में अगर आपसे ज़्यादा आप ही के एम्प्लॉयर ने या प्रीवियस एम्प्लॉयर ने कहा। डिफिशेंसी का मतलब है अगर कम कटा है तो वो फिर इसमें ऐड करना पड़ेगा, इसका मतलब ये है। और फेलियर टू मेक डिडक्शन, जिसका मतलब है कि अगर डिडक्शन नहीं की तो फिर अगले साल में डिडक्शन, यानी ये जो साल है उसमें डिडक्शन करनी होगी, आपका एवरेज रेट बढ़ जाएगा। तो ये सिनेरियो, कुछ सिनेरियोस के जवाब हैं एग्जैक्ट, जो अगर आप फेस करें तो आपको यहाँ सेक्शन से गाइडेंस मिलती है। इसके अलावा एवरेज रेट इस तरह कैलकुलेट करेंगे। इस वीडियो को हम इस तरह कंप्लीट करेंगे कि आखिर में सबसेक्शन 3 में कहता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 एंड 2, ऊपर वाले सेक्शंस में every person responsible for making payment for directorship fee or fee for attending board meeting or such fee by whatever name called shall at the time of payment deduct tax at the rate of 20% of gross amount payable। तो याद रखिए कि हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि जो डायरेक्टर्स होते हैं वो एम्प्लॉयज़ नहीं होते कंपनीज़ के, लेकिन फिर भी उनको एम्प्लॉयज़ ट्रीट किया जाता है, तो उनकी सैलरी पे भी विद होल्डिंग होती है जिस तरह से बाकी एम्प्लॉयज़ के इस सेक्शन के तहत। लेकिन जहाँ पे डायरेक्टर्स को डायरेक्टर फ़ी के नाम से या मीटिंग्स अटेंड करने के लिए कोई स्पेशल अलाउंस मिल रहा है, उस पर एवरेज रेट से आप डिडक्शन नहीं करेंगे, बल्कि उस पर एज ए सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम 20% डिडक्शन करेंगे। और ये सेपरेट है, और ये सैलरी के साथ साथ जहाँ पे आप डायरेक्टर को सैलरी देंगे, साथ ही उसकी ये फ़ी फॉर अटेंडिंग मीटिंग को उसकी सैलरी से निकाल के उस पर वो करेंगे। तो ये कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जिससे डायरेक्टर्स अपनी सैलरी पर टैक्स बचा रहे थे, तो इसको भी टैक्स कर दिया गया। तो इसको आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि इसके लिए अगली वाली वीडियो सैलरी वाली जो है उस पर हम बात करेंगे। और जैन इस्लामाबाद से उनका शुक्रिया अदा करेंगे कि वो इन तीनों पार्ट्स को स्पॉन्सर कर रहे हैं, ताकि हम आपको डिटेल में बता सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और मोस्ट वांटेड टैक्स दोस्ती फैंस मोस्ट वांटेड वीडियो में आपसे अब पार्ट 2 में मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच।